स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस लेक्चर के लिए। तो आज की ये क्लास मेरे क्लास 12th के रॉक स्टार्स के लिए है एंड आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है एंड आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले क्लास में जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर मैं आप लोगों के लिए ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स लाने वाली हूँ। चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। ठीक है, चैप्टर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। तो अभी तक आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उन चैप्टर्स में आप लोगों ने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है ना? पर क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि नेहरू जी के बाद हमारे इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? इस चैप्टर में आपको वही बताया जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है। एक साल से ही वो वेल नहीं थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी एंड फिर मई 1964 में उनकी डेथ हो जाती है। हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ रखा है कि नेहरू जी को जनता बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो जैसे ही नेहरू जी की डेथ होती है लोगों के दिमाग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, जैसे कि आफ्टर नेहरू हु, अब नेहरू जी नहीं रहे तो उनके बाद कौन आएगा, या फिर आफ्टर नेहरू व्हाट, अब नेहरू जी नहीं रहे हैं तो उनके बाद आगे क्या होगा इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम का। तो इस टाइप की चीजें लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस टाइम के अराउंड बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको लगता था कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम नेहरू जी के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकता है। ऐसा बहुत सारी कंट्रीज के साथ हुआ है कि कोई फेमस से लीडर डेमोक्रेसी वहां पर लेकर आते हैं, पर जब वो लीडर हटते हैं तो उनके साथ साथ डेमोक्रेसी भी हट जाती है। तो बहुत सारे लोग इस टाइम पर ये मान रहे थे कि अब नेहरू जी नहीं रहे तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है इंडिया में कि डेमोक्रेसी हट जाए और कल को क्या पता आर्मी टेक ओवर तक भी बात पहुंच जाए। ठीक है, लोगों को इस भी चीज को लेकर बहुत टेंशन हो रही थी कि इंडिया इस टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम को हैंडल कैसे करेगा। एंड टू मेक मैटर्स वर्स 1960s में ना हमारे कंट्री में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। इनफैक्ट 1960s को हम लोग अक्सर डेंजरस डेकेड कहते हैं। डेंजरस डेकेड क्यों कहा जाता है 1960s को? क्योंकि इस टाइम के अराउंड इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, जैसे कि गरीबी, इक्वालिटी हम लोग ला नहीं पाए थे। ठीक है, रीजनल डिविजन्स, कम्युनल डिविजन्स, ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें चल रही थी जिसकी वजह से 1960s को डेंजरस डेकेड बोला जाता था। तो लोग इस टाइम पे सोचना स्टार्ट करते हैं कि यार एक तो नेहरू जी भी नहीं रहे, ऊपर से 1960s का टाइम पीरियड ही इतना बेकार है, पता नहीं इंडिया इस टाइप की सिचुएशन को हैंडल कर भी पाएगा या नहीं। ठीक है, यहां तक कूल है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं कि नेहरू जी के बाद आगे की कहानी में क्या होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। आपको टॉपिक सुनकर ही समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत तो कि नेहरू जी के बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, शास्त्री जी बनते हैं। तो वो पूरी कहानी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो लोग टेंशन तो बहुत ले रहे थे कि नेहरू जी के बाद इंडिया में नेक्स्ट लीडर कौन आएगा, पर हम लोग बहुत कामली और प्रॉपर तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो जब नेहरू जी की डेथ होती है उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे, के कामराज ने आपस में लोगों से बातचीत करी एंड फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी को। उनकी इमेज भी मैंने यहाँ पे डाल रखी है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। तो नेहरू जी के बाद शास्त्री जी आते हैं। ठीक है, तो शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको बताया जा रहा है कि एक नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे शास्त्री जी, मतलब फालतू के पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल्स में वगैरह, कंट्रोवर्सीज में वगैरह उनका नाम नहीं आता था। यूपी से लीडर थे,
ठीक है, और नेहरू जी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी रह चुके थे काफी सारे ईयर्स तक, ठीक है। एंड नेहरू जी भी शास्त्री जी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे अपने काम को लेकर। नेक्स्ट, शास्त्री जी अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, बहुत सिंपल पर्सन थे, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बहुत जाने जाते थे। वो अपने प्रिंसिपल्स को बहुत दिल से फॉलो करते थे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है। एक बार ऐसा हुआ था कि रेलवे में एक एक्सीडेंट हो गया था एंड उस टाइम पे शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे। तो अकाउंटेबिलिटी दिखाने के लिए शास्त्री जी क्या करते हैं, वो उस पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इस चीज का कि शास्त्री जी बहुत सिंपल पर्सन थे और वो अपने प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत ज्यादा कमिटेड थे, ठीक है। नेक्स्ट, शास्त्री जी बहुत कम टाइम के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, 1964 से 1966 तक, बस इस टाइम पीरियड तक ही शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। क्यों? 1966 के बाद क्या हुआ वो अभी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना। पर हाँ, अभी आपको ये बताया जा रहा है कि जब शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब इंडिया में दो बहुत बड़ी दिक्कतें चल रही थी। यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, सब लोग ध्यान से सुनना। एक दिक्कत क्या थी कि वॉर का माहौल चल रहा था, ठीक है। हम लोगों ने चाइना के साथ जो वॉर करा था हम उससे रिकवर ही कर रहे थे, और इसी टाइम के अराउंड क्या होता है, मॉनसून भी अच्छे से नहीं होता। अब अगर मॉनसून अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा, पानी की कमी पड़ेगी, ड्रॉट्स पड़ेंगे और हम लोग खेती, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो दो दिक्कत थी इस टाइम पे, एक तो क्या था कि वॉर का माहौल था, दूसरी दिक्कत क्या थी कि एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पा रहा था ड्यू टू फेल्ड मॉनसून, ठीक है। और 1965 में हम लोग पाकिस्तान के साथ भी वॉर करते हैं। तो दो दिक्कतें क्या थी, वॉर और एग्रीकल्चर। इसी के चलते शास्त्री जी के टाइम पर एक फेमस स्लोगन बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जय जवान जय किसान, ठीक है। क्योंकि वॉर का टाइम है तो हमारे जवान बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सोल्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा तो हमारे किसान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये स्लोगन दिया गया जय जवान जय किसान, हमारी कंट्री को एनकरेज करने के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि शास्त्री जी सिर्फ 1964 से 1966 तक ही प्राइम मिनिस्टर थे। डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये तो बहुत ही कम टाइम है, 1966 में ऐसा क्या हुआ, तो वो समझते हैं। 10 जनवरी 1966 में सडनली शास्त्री जी का जो प्राइम मिनिस्टर का जो रोल होता है वो फिनिश हो जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1966 में शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। तो वो ताशकेंट गए हुए थे, उस टाइम पे ताशकेंट यूएसएसआर का पार्ट था, आज के टाइम पे उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। यहां पर क्यों गए हुए थे शास्त्री जी, तो बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हुआ था ना, तो वॉर के बाद पाकिस्तान से लीडर और हमारे प्राइम मिनिस्टर ताशकेंट गए थे एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कि चलो यार अब वॉर वगैरह खत्म करते हैं, पीसफुली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान से मोहम्मद अयूब खान, याद आ रहा है कुछ हमने पढ़ रखा है इनके बारे में, तो पाकिस्तान से मोहम्मद अयूब खान और हमारे इंडिया से शास्त्री जी गए थे वॉर को खत्म करने से रिगार्डिंग डिस्कशन करने के लिए, पर यहाँ पर सडनली हमारे शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब नेहरू जी नहीं है, शास्त्री जी नहीं है। अब नेक्स्ट इंडिया में क्या होगा, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारी कौन बनती है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। अगेन टॉपिक सुनकर ही समझ आ गया होगा, है ना, शास्त्री जी के बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन, हमारी इंदिरा गांधी बनती हैं, ठीक है। तो वो पूरी कहानी समझते हैं। अब शास्त्री जी नहीं है तो फिर से हमें प्राइम मिनिस्टर को ढूंढना है। उस टाइम पर दो लोगों के बीच में टफ कंपटीशन चल रहा था, ठीक है। दो लोग थे, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। इन दोनों के बीच में एकदम बहुत इंटेंस कंपटीशन था कि इन दोनों में से किसको हम प्राइम मिनिस्टर बनाएं, है ना। तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, इन दोनों के बारे में पहले थोड़ा थोड़ा जान लो। मोरारजी देसाई पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे भी रह चुके थे, ठीक है। तो इससे पहले मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे भी रह चुके थे। एंड बॉम्बे का मतलब क्या है, उस टाइम पे बॉम्बे आज के गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़कर बॉम्बे बनता था। तो बॉम्बे के उस टाइम पर मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और सेंट्रल लेवल पे मिनिस्टर एट सेंटर भी रह चुके थे हमारे
मोरारजी देसाई। ठीक है, इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैंने सबकी इमेज यहाँ पे लगाई है, पर फिर मैं यहीं खड़ी रहती हूँ तो तुम्हें इमेजेस दिखते नहीं है, पर हाँ तुम लोग देखते रहना, मैंने तुम लोगों के रेफरेंस के लिए साइड साइड में इमेजेस भी लगा रखी है। ठीक है, चलो तो ये इंदिरा गांधी है हमारी। एंड इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी की डॉटर थी, है ना, और कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी रह चुकी थी शास्त्री जी के कैबिनेट में। ठीक है, इस टाइम जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं वो ये सोचते हैं कि चलो हम इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे एंड उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, पर ये डिसीजन यूनानिमस नहीं था। यूनानिमस मतलब ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के सारे लोग 100% लोग मान गए कि हाँ चलो इंदिरा गांधी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो यूनानिमस नहीं था। पर हाँ, जब ये लोग आपस में वोट करते हैं तो हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी को ज्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं। मोर देन 2/3 जो मेंबर्स थे वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते हैं। एंड इसी के चलते हम लोग पीसफुली एक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को लेकर आते हैं जो हमारी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये एक साइन ऑफ मैच्योरिटी है, कि साइन ऑफ मैच्योरिटी है कि हमने इतने पीसफुली इस सिचुएशन को, इतने कामली इस सिचुएशन को हैंडल करा कि हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर्स नहीं रहे और फिर भी हमने मतलब कामली हम एक 3rd प्राइम मिनिस्टर को ले आए। ठीक है, चलो अब प्राइम मिनिस्टर जो हमारी इंदिरा गांधी रहती हैं उनको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव तो रही थी। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री जी के अंडर भी उन्होंने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए काम तो कर रखा था, पर इंदिरा गांधी को उस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का या मतलब पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इंदिरा गांधी को नहीं था। एंड ऐसा भी माना जाता है कि उस टाइम पे कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर ही इसीलिए बनाया ये सोचकर कि ये तो यंग है, ये तो इनएक्सपीरियंस्ड है, अगर इनको इंडिया में कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये सब कुछ हमसे पूछ पूछ के करेगी, तो इनडायरेक्टली हम लोग इंडिया को संभाल रहे होंगे। तो मे बी इस इंटेंशन के साथ इन लोगों ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो उस टाइम पर उन्हें अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, 1 साल के बाद लोकसभा इलेक्शन था तो उन्हें उस चीज की तैयारी करनी थी। इस टाइम पर कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन और बिगड़ती जा रही थी तो वो सिचुएशन भी उन्हें ठीक करनी थी। तो ऐसे डिफिकल्ट से हालात में इंदिरा गांधी के हाथ में ये टास्क था कि इंदिरा गांधी को क्या करना है, अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखाना है सबको कि हाँ यार मैं एक बढ़िया लीडर हूं। ठीक है, चलो तो अब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होता है वो समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 4th जनरल इलेक्शन 1967। तो हम लोग जब एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें बार बार आपको बताया जाता है, ठीक है, बार बार उसमें आपको बताया जाता है कि कांग्रेस का डोमिनेशन 1952 से 1967 तक था, है ना। तो डेफिनेटली आप लोगों ने ये सोचा तो होगा मन में कि यार 1967 में ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस का डोमिनेशन टूट जाता है। ठीक है, तो वही 1967 वाला इलेक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे। 1967 का जो इलेक्शन है वो हमारे इलेक्शंस की हिस्ट्री में हम उसे एक लैंडमार्क इवेंट मानते हैं। ठीक है, अभी तक तो ये ट्रेंड चल रहा था ना कि कुछ भी हो जाए बार बार कांग्रेस ही जीतती रहती है। 1967 में कांग्रेस का वो डोमिनेशन टूटने वाला था। 1967 में हमारे पॉलिटिक्स का वो ट्रेंड टूटने वाला था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझते हैं। कंटेक्स्ट मतलब उस टाइम पे इलेक्शन के टाइम पर माहौल कैसा चल रहा था, बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा था वो सब समझते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे माहौल ये था कि हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ हो चुकी थी, नेहरू जी और शास्त्री जी। ठीक है, और हम एक नए प्राइम मिनिस्टर को लेकर आए थे, इंदिरा गांधी। पर काफी सारे लोग ऐसे देखते थे कि इंदिरा गांधी तो इनएक्सपीरियंस्ड है, नोविंस मतलब कोई एक न्यू पर्सन है जिसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, एंड वो उन्हें एक ईयर भी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था अपने पोजीशन में।
एंड इस टाइम पर हमने बार बार पढ़ा है ना, 1960s में बहुत दिक्कत थी हमारे देश में। इस टाइम पर बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रहे थे हमारे देश में, जैसे कि हम देखते हैं इस टाइम पर मॉनसून अच्छे से नहीं होता, ठीक है, इंडिया में बहुत सारी जगह पर ड्रॉट चल रहा था, पानी की कमी चल रही थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है, खेती में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रहा था। अब अगर खेती नहीं होगी तो क्या होगा, खाने की कमी पड़ेगी, फूड शॉर्टेज हर जगह आने लग जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम होने लग जाता है, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, एक्सपोर्ट्स कम होने लग जाते हैं। और क्योंकि वॉर का माहौल चल रहा था इस टाइम पर, अलग अलग एरियाज में हमें लगता था कि यार वॉर हो जाएगा, और हो भी रहा था, तो हम लोग मिलिट्री के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स 1967 के इलेक्शन के टाइम पीरियड में चल रही थी, ठीक है। एक तो बैकग्राउंड में ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं। इस टाइम में क्या होता है, हम इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, और इंदिरा गांधी एक गलती करती है, प्राइम मिनिस्टर बनते ही वो एक ऐसा एक डिसीजन लेती है जिससे जनता बहुत दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर बनते ही उनके फर्स्ट डिसीजंस में से एक डिसीजन क्या था, उन्होंने कहा कि इंडियन रुपीस की वैल्यू को घटा देते हैं, कम कर देते हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों दीदी, इंदिरा गांधी तो हमारी प्राइम मिनिस्टर है, वो क्यों हमारे करेंसी के वैल्यू को कम कर रही हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या है, यूएसए उस टाइम पर इंदिरा गांधी को, इंडिया को प्रेशराइज कर रहा था कि आप अपने करेंसी के वैल्यू को घटाओ, और इंदिरा गांधी जी उस प्रेशर में आ जाती हैं, और इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं, हमारे करेंसी के वैल्यू को कम कर देती हैं। तो पहले क्या था, आप एक यूएस डॉलर लेस देन ₹5 के बराबर होता था, फिर जब इंदिरा गांधी हमारे करेंसी की वैल्यू घटा देती है तो उस टाइम पर क्या हो जाता है, $1 ₹7 से भी ज्यादा के वैल्यू का हो जाता है, ठीक है। तो ये डिसीजन बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। जैसे ही इंदिरा गांधी जी ये डिसीजन लेती हैं, वैसे ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो देश में चल ही रही थी इस टाइम के अराउंड। और क्या होता है, हर एक चीज का दाम बढ़ने लग जाता है, ठीक है, हर एक चीज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, ठीक है, फूड स्कैरसिटी बढ़ने लग जाती है, मतलब खाने की कमी पड़ने लग जाती है, बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है, तो लोग, मतलब आम जनता बहुत परेशान हो जाते हैं। इस टाइम पर अब सिटीजन्स परेशान है तो वो क्या करेंगे, वो अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो अपने आप को, इस टाइम पे कंट्री में अलग अलग जगह पे बंद होते थे, हड़ताल होते थे। एंड नॉर्मली क्या होता है, जब सिटीजन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि यार हम हड़ताल कर रहे हैं, हमें ये चीज अच्छी नहीं लग रही, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को उनकी सुननी चाहिए कि अच्छा यार हमारी जनता को ये चीज पसंद नहीं आ रही, चलो इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम की गवर्नमेंट को क्या लगा कि यार जनता प्रोटेस्ट कर रही है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर को और स्ट्रिक्ट बना दो, ठीक है। तो इस वजह से लोग हड़ताल कर रहे थे, बंद कर रहे थे, पर गवर्नमेंट सेंसिटिवली उनके इशू को समझ नहीं रही थी, जिसकी वजह से जनता और दुखी हो जाती है और परेशान हो जाती है उस टाइम के गवर्नमेंट से, ठीक है। अब इस टाइम पर कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग थे, ये लोग बोलना चालू कर देते हैं कि इंडिया में इक्वालिटी नहीं है, हमें इक्वालिटी लाने के लिए और कदम लेने चाहिए। एंड इस टाइम पर हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम्स भी आपस में काफी ज्यादा लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स बहुत ज्यादा चल रहे थे। तो ये कंटेक्स्ट है, मतलब ये बैकग्राउंड है, ठीक है, ये माहौल था जिसमें हमारा 1967 का इलेक्शन होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आई होप यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कूल है सबको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन कांग्रेसिज्म, ठीक है। नॉन कांग्रेसिज्म क्या होता है वो समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर देश में इतनी दिक्कतें चल रही हैं तो वो पॉलिटिक्स में भी दिखेगा, है ना। और इतने टाइम से कांग्रेस मचा ही रही थी इलेक्शन में, है ना।
1962 तक तो हम देखते हैं, 1967 तक तो हम देखते हैं कि कांग्रेस बहुत बढ़िया तरीके से बार बार इलेक्शन में जीत ही रही थी, है ना। और जब देश में बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट होती हैं तो ऑपोजिशन पार्टी के लोग सोचते हैं बहुत बढ़िया, हमें एक मौका मिल गया, चलो अब हम इन सारे इश्यूज को उठाते हैं कि कांग्रेस में देखो क्या क्या कमी है, ठीक है। तो इस टाइम पर हमारे ऑपोजिशन पार्टीज के भी जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लग जाते हैं, वो पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराने लग जाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। इस टाइम पर हमारे जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं उनको एक और चीज का एहसास होता है, उन्हें ये एहसास होता है कि ये लोग हार क्यों रहे हैं कांग्रेस से, क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस को वोट करते हैं और बाकी लोगों का जो वोट है, जो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे, उन लोगों का वोट ना अलग अलग पार्टीज में बट जाता है। तो अगर ये अलग अलग पार्टीज साथ में मिलके काम करेंगे तो जनता का वोट नहीं बटेगा और ये लोग शायद इलेक्शन में जीत पाएंगे, ये आइडिया इनके दिमाग में आता है, ठीक है। एंड इस टाइम पर ये सारे लोग क्या एक आइडियोलॉजी लेकर आते हैं, एंड वो आइडियोलॉजी क्या था, एंटी कांग्रेस होकर हमें काम करना, ठीक है। मतलब कुछ हो जाए हमें कांग्रेस को जीतने नहीं देना है, ठीक है। चलो तो इसी में ही नॉन कांग्रेसिज्म में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो राम मनोहर लोहिया का है। वो एक सोशलिस्ट लीडर थे एंड उस टाइम पर उन्होंने एक स्ट्रैटेजी दी थी और उस स्ट्रैटेजी को वो कहते थे नॉन कांग्रेसिज्म। नॉन कांग्रेसिज्म मतलब कांग्रेस के खिलाफ बोलना, ठीक है। ये राम मनोहर लोहिया की इमेज भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दी है। एंड इस टाइम पर बेसिकली ये था कि ओपोजिशन पार्टी के लोगों को एहसास हो रहा था कि चलो यार कांग्रेस को हटाने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस को अगर हम चाहें तो हरा सकते हैं, इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो राम मनोहर लोहिया हैं जो नॉन कांग्रेसिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, इस कॉन्सेप्ट में वो क्या कहते थे कि कांग्रेस का जो रूल है वो अनडेमोक्रेटिक है, कांग्रेस डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं करती, कांग्रेस साधारण लोग ऑर्डिनरी लोगों के बारे में तो सोचती ही नहीं है, कांग्रेस ऑर्डिनरी लोगों के लिए काम नहीं करती, तो कांग्रेस डेमोक्रेटिक नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि हम कांग्रेस को हटाएं और नॉन कांग्रेस पार्टीज को पावर में लाएं। ये राम मनोहर लोहिया का मानना था, ठीक है, नॉन कांग्रेसिज्म जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो चलो 1967 का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन का माहौल तो तुमने समझ लिया, बैकग्राउंड तुमने समझ लिया। अब उस इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा, उस इलेक्शन में होता क्या है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्टोरल वर्डिक्ट, ठीक है। इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 4th जनरल इलेक्शन था वो कब होता है, फरवरी 1967 में होता है। और फरवरी 1967 के इलेक्शन में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस बिना नेहरू जी के, बिना जवाहरलाल नेहरू जी के इलेक्शन को फेस कर रही थी, ठीक है। और 1967 में जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसे अक्सर हम लोग पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। मतलब रिजल्ट ऐसा था कि हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में अर्थक्वेक आ गया, पॉलिटिकल अर्थक्वेक था, वो इतना अनएक्सपेक्टेड था। तो इस इलेक्शन में क्या होता है, कांग्रेस जीत तो जाती है, ठीक है, कांग्रेस को मेजॉरिटी तो मिल जाती है, पर कंपैरेटिवली ये कांग्रेस का सबसे बेकार परफॉर्मेंस था, ठीक है। तो अब तक के 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो अब तक के इलेक्शंस में से ये कांग्रेस का लोएस्ट पॉइंट रहा था, ठीक है। कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल जाता है, मेजॉरिटी तो मिल जाता है कांग्रेस को, पर ये इनका लोएस्ट परफॉर्मेंस था। इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में से आधे मिनिस्टर्स इलेक्शन में हार जाते हैं। पॉलिटिक्स में जो बहुत नोन लोग थे, ठीक है, जैसे कि कामराज तमिलनाडु में, एसके पाटिल महाराष्ट्र में, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल में, केबी साहेब बिहार में, ये सारे लोग, ठीक है, पॉपुलर लीडर्स, ये लोग इस इलेक्शन में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हार जाते हैं, ठीक है। इस मैप पे एक बार नजर डालते हैं। अगर आपको याद हो तो जब हम लोग एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कर रहे थे तब भी हमने एक ऐसा एक मैप देखा था,
और उस मैप में अगर थोड़ा तुम्हें ध्यान हो तो ज्यादातर इंडिया हमारा पूरा येलो था उस मैप में। आपको बताया जा रहा था कि देखो यार कांग्रेस इतने बढ़िया तरीके से इलेक्शन में मचा रहा है कि ज्यादातर मैप हमारा येलो है, ज्यादातर स्टेट्स में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में कांग्रेस थी, ठीक है। पर 1967 के इलेक्शन में ये बदल जाता है। 1967 के इलेक्शन के बाद आप देखो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो अब येलो नहीं है, जहां पर मैप में रेड कलर हो रखा है। मतलब ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर हम देखते हैं कि कांग्रेस हार गई, ठीक है। कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी। तो आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली, ठीक है। चलो, तो स्टेट लेवल में भी कांग्रेस बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रही थी। इस टाइम पे 9 स्टेट्स थे जहां पर कांग्रेस हार जाती है, ठीक है। वो 9 स्टेट्स कौन कौन से थे? पंजाब, आप लोग एनसीईआरटी साइड में खोल लो और मैप में देखते रहो, फिर आपको ऐसे मैप भी याद हो जाएगा, ठीक है। कहां कहां कांग्रेस हार जाती है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला। इन सारे स्टेट्स में हम देखते हैं कि कांग्रेस हार जाती है, ठीक है। अगर हम मद्रास की बात करें, मद्रास मतलब अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु में एक पार्टी है जिसका नाम है डीएमके, द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम। मतलब तमिल में ही नाम है तो आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे, पर डीएमके नाम है पार्टी का। एंड उस टाइम पे मद्रास में ये पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीत जाती है, ठीक है। डीएमके उस टाइम पर एंटी हिंदी एजिटेशन कर रहे थे, ठीक है। तो ये लोग हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के खिलाफ बोल रहे थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मत बनाओ। एंड फिर डीएमके तमिलनाडु में ये लोग जीत भी जाते हैं, ये पार्टी जीत जाती है तमिलनाडु में। एंड इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उस टाइम पर ये पहली बार हो रहा था किसी स्टेट में कि कोई नॉन कांग्रेस पार्टी बिना किसी हेल्प के, ठीक है, बिना किसी कोएलिशन वगैरह के मेजॉरिटी में आ जाती है, ठीक है। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई पार्टी कांग्रेस के अलावा ऐसे क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीत रही थी, ठीक है। तो मतलब कांग्रेस के लिए ये बिल्कुल अच्छा इलेक्शन नहीं था। बाकी 8 स्टेट्स में, ठीक है, 9 में से एक स्टेट में तो हमें पता है डीएमके आ गया। बाकी 8 स्टेट्स में क्या था? वहां पर कोएलिशन था, गठबंधन था, अलग अलग पार्टीज ने साथ में अपनी पार्टी को मिला लिया था और ये लोग इलेक्शन में जीत रहे थे। उस टाइम पर ना एक सेइंग बोली जाती थी, मतलब लोग ऐसे ही बोलते थे कि अगर आप दिल्ली से हावड़ा जाओ तो आपको रास्ते में एक भी स्टेट नहीं मिलेगा जहां पे कांग्रेस हो, जहां पे कांग्रेस जीती हो। तो एक बार मैप देख लेते हैं, कहां गया, ठीक है। यहाँ अपना दिल्ली, हावड़ा यहाँ पड़ता है वेस्ट बंगाल में। तो यहां से अगर आप यहाँ पे जाओ तो बीच में एक भी स्टेट नहीं है जहां पर कांग्रेस पड़ रहा हो। तो लोग ऐसे ही मतलब कांग्रेस का मजाक उड़ाने के लिए उस टाइम पर ये बोलते थे। ये तो हो गया है ना, हाँ, ठीक है। तो इतना सुनने के बाद मे भी आप लोगों को लग रहा हो कि चलो यार अब तो शायद कांग्रेस का डोमिनेशन खत्म हो चुका है ना। तो इज इट ओवर? ये क्वेश्चन अपने दिमाग में ऐसे होल्ड पे रखो, अभी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आप लोगों को आइडिया लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोएलिशंस, ठीक है। कोएलिशन मतलब गठबंधन। तो 1967 के इलेक्शंस के बाद हम देखते हैं कि इंडिया में काफी सारे कोएलिशन आने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पर क्योंकि कांग्रेस के अलावा किसी एक पार्टी को ज्यादा वोट नहीं मिलते थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो हम साथ में एक सिस्टम बनाते हैं जिसको ये जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज कहते थे, ठीक है, जिसे हिंदी में संयुक्त विधायक दल बोला जाता है। तो बेसिकली ये क्या था? ये कुछ पार्टीज का ग्रुप था जो कि कहते थे कि हम लोग ये नहीं चाहते कि कांग्रेस जीते, तो इसीलिए हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। कोएलिशन कहते हैं इसे, गठबंधन, ठीक है। एंड इस टाइम पर ऐसे पार्टीज जिनकी आइडियोलॉजीज आपस में मिलती भी नहीं थी, वो लोग अचानक से साथ में मिलके काम कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में क्या था? 2 सोशलिस्ट पार्टीज, एसएसपी और पीएसपी,
एसएसपी और पीएसपी क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हमने अपने पिछले चैप्टर्स में कवर कर रखा है। ठीक है, चलो एसएसपी और पीएसपी, सीपीआई, जनसंघ, ये सारे पार्टी साथ में काम कर रहे थे बिहार में। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं ये लोग अपने कोलिशन में, और यहाँ पर दो राइवल पार्टीज, दो पार्टीज जो आपस में कंपटीशन में थी, ये दोनों साथ में मिलके काम कर रहे थे। ठीक है, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप, जिसके अंदर सीपीआई भी था, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, एसएसपी रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय जनसंघ, ये सारे लोग पंजाब में साथ में मिलके काम कर रहे थे। ठीक है, तो आपको बस बताया जा रहा है कि इस टाइम पे अलग अलग जगह पर कोएलिशन बन रहा था, और कोएलिशन इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि अलग अलग पार्टीज के सोच विचार सेम थे, ये साथ में मिलके काम करना चाहते थे, नहीं, कोएलिशन ये इसीलिए बना रहे थे ताकि ये कांग्रेस को हरा पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन क्या होता है वो समझते हैं। तो आप लोगों ने डिफेक्शन छोटे क्लासेस में भी पढ़ रखा है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो डिफेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। 1967 के इलेक्शन के बाद हमने देखा कि पॉलिटिक्स में डिफेक्शन बहुत ज्यादा होने लग गया। डिफेक्शन का क्या मतलब है, मान लो कोई एक पर्सन है जो एक पर्टिकुलर पार्टी का मेंबर है, उस पार्टी से इलेक्ट हुआ है, अगर वो पर्सन अपने पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाए तो उसे डिफेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे डिफेक्शन बहुत ज्यादा चल रहा था। ठीक है, इनफैक्ट हरियाणा, एमपी और यूपी जैसे स्टेट्स में कांग्रेस उतना बढ़िया परफॉर्म इसीलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके जो मेंबर्स थे पार्टी के, वो डिफेक्शन कर करके दूसरे पार्टीज को ज्वाइन कर रहे थे। इस टाइम पे डिफेक्शन के लिए एक एक्सप्रेशन यूज करा जाता था, आया राम गया राम। ठीक है, मतलब कोई आया अपने पार्टी में और फिर वो चला गया, वो किसी और पार्टी में चला गया। ये जो एक्सप्रेशन है आया राम गया राम, इस एक्सप्रेशन की शुरुआत कैसे हुई, इस एक्सप्रेशन के पीछे की कहानी क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की शुरुआत हुई गया लाल नाम के एक एमएलए के वजह से। ठीक है, जो हरियाणा के थे 1967 में। ठीक है, तो गया लाल क्या करते हैं, वो 2 वीक्स के अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर 3 बार अपनी पार्टी को चेंज करते हैं। पहले कांग्रेस में थे वो, फिर वो चले जाते हैं यूनाइटेड फ्रंट में, फिर यूनाइटेड फ्रंट से वापस आते हैं वो कांग्रेस में, और फिर 9 घंटे के अंदर अंदर वो वापस चले जाते हैं यूनाइटेड फ्रंट में। ठीक है, तो इन्होंने इतना भयंकर डिफेक्शन करा था उस टाइम पर। ठीक है, तो क्या था उस टाइम पर जब बीच में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, तो लोग उस टाइम पर कांग्रेस के जो लीडर थे उनसे एक इंटरव्यू कर रहे थे, तो कांग्रेस के लीडर ने बोला कि नहीं नहीं वो तो वापस कांग्रेस में हम उन्हें ले आएंगे। तो उन्होंने ऐसे बोला, गया राम वॉज नाउ आया राम, जो चला गया था पर्सन उसे हम वापस कांग्रेस में ला रहे हैं, तो गया राम तो अब आया राम बनने वाला है। इसी के बाद मतलब ये एक स्टेटमेंट लोग बोलने लग गए डिफेक्शन के लिए, आया राम और गया राम। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप लोग, ये एक्सप्रेशन आप लोग याद रखना। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे, पर भागो मत, मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जिसको भी पता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हु सक्सीडेड नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नेहरू जी के बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? जिसको भी आंसर पता है जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, ये तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास थी। अगर आप कभी मेरे क्लास में लाइव आना चाहते हो तो मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं। इन फ्री लाइव क्लासेस का लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना है अनुष्या, ANUSHYA। इसके अलावा मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भी मेरी क्लासेस रहती हैं मैं आपको सारे अपडेट्स उसी टेलीग्राम ग्रुप पे देती हूँ, एंड जब भी मुझे आपको नोट्स देने होते हैं चैप्टर के तो वो भी सब कुछ उसी टेलीग्राम चैनल पे आता है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे फाइल्स वाले सेक्शन में जाना, आपको सारे नोट्स वहां पर इजिली मिल जाएंगे। ठीक है,
चलो बच्चों, तो मेनली मुझे आज आपको इतना ही बताना था। अगर आपको लगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और अपने सारे ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। तो अभी तो आधा चैप्टर खत्म हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधा और जो रिमेनिंग चैप्टर है वो भी खत्म करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके चलो बच्चों, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।